Rn में ये खास बात होती है कि क्या हो गया है ना? आपको तो नजर आ रहा है ना? अच्छा, आप लोग जरा इसमें देख लें नोट्स में जब तक ये सही हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन वी आर इन Rn, बेसिकली द कंपोनेंट्स आर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं 1 2, तो ये 1 2 क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ही कहलाएंगे ना, वेक्टर जो कि R2 में है और जिसके दो कंपोनेंट्स हैं। फाइन, ओके। सवाल ये पैदा होता है कि अब तो वेक्टर स्पेसेस जो है मोर जनरल हो गई है ना, मतलब है उसमें पुराने जमाने के वेक्टर्स भी हैं और नए जमाने के भी हैं। नए जमाने के से क्या मुराद है? कौन से, कोई एग्जांपल देंगे? और कौन से वेक्टर्स आ गए हैं जो पहले नहीं होते थे लेकिन अब आ गए? मैट्रिसेस, ये भी वेक्टर्स कहलाती हैं। इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड वेक्टर्स। अच्छा, अब जो पुराने जमाने का वेक्टर्स था उसमें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम थे 1 2। अभी जो नए जमाने के वेक्टर्स हैं इसको क्या क्या क्या, क्या कहां से लाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। क्या इंट्रोड्यूस किया था? कोई भी सिस्टम हो उसमें एक बेसिस होगी, एक गिवन वेक्टर जो है उन बेसिक वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो ये जो वेट्स होंगे ना, यही अब कोऑर्डिनेट्स वेक्टर बन जाएगा उस वेक्टर का जो अदर देन क्लासिकल डेफिनेशन पे पूरा होता है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम सब किया था, तो उसी को यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके जी। सो ये वही चीज है लास्ट टाइम के, हमारे पास अगर एक बेसिस है और हमने अपने वेक्टर को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया है, इस तरफ आ जाओ। यस, तो अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जो कि V है और हमारे पास एक बेसिस है उसकी, तो फिर हम इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब ये जो C1 C2 C3 है ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये नीचे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x, सही है। मिसाल के तौर पर हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी ली थी कि एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं। फर्ज कर लें P2 है। P2 याद है किसको कहते हैं? व्हाट इज P2? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, सही है। अब उसमें एक बेसिस होती है, क्या होती है? 2 डिग्री की बात कर रहे हैं ना, एक बेसिस होती है 1t और t स्क्वायर, ठीक है जी। हमने इसमें एक वेक्टर उठा लिया 1 + 7t। अब 1 + 7t को आप कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 1 टाइम्स 1 है, 7 टाइम्स t है, सॉरी 1 टाइम्स, ये कैसे लिखा जाएगा ये वेक्टर? 1 + 7t इन टर्म्स ऑफ बेसिक वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? 1 टाइम्स 1 + 7 टाइम्स t + 0 टाइम्स t स्क्वायर। ये जो 1 और t और ये जो t स्क्वायर है ना, ये हमने यहां से लिए हैं। कहां से लिए हैं? बेसिस से लिए हैं। और वेट वहां से लिए हैं वेक्टर को देखकर कि हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, t को 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा, खत्म। तो अब ये जो 170 है ना, हालांकि वेक्टर हमारा वो वेक्टर नहीं है जो ट्रेडिशनल है, वेक्टर तो हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन ये 170 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x रिलेटिव टू b, बीटा। अगर बीटा को कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो बीटा हमारे पास कौन सा है? ये रहा हमारे पास बीटा 1 + t। फिर हमने लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें देखी थी, अब उसमें इतना टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। मिसाल के तौर पर हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि हमने ये देखा था जनाब कि
अगर हमारे पास दो बेसिस हों, एक ई हो और एक बीटा हो, तो इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, राइट? ठीक है, वो हमने फिर लास्ट पेज के ऊपर जाके बताया था कि क्या ताल्लुक है। ताल्लुक ये बनता था, अच्छा, पहली तो बात है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया था आपका कि हमारी जो ओरिजिनल बेसिस होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है, यानी उसके जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो वो तो लेफ्ट वाली है, ठीक है, और राइट वाली जो है वो क्या है, वो जो दूसरी बेसिस थी जिसके एंगल जो है ना बिटवीन द टू, क्या हो गया, सॉरी, जो एंगल जो है ना बिटवीन द टू, ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो जो नई बेसिस हो, राइट? इसको कहते हैं स्क्यूड बेसिस। वो क्या थी? ऑर्थोगोनल थी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक रिलेशन बताया था आपको, ये रिलेशन क्या था भाई? ये रिलेशन ये था कि हमारे पास एक वेक्टर्स था एक्स क्या था? 6 5, ठीक है। और जब रिलेटिव बेसिस होती है ना तो हमारा जो एक्स है ना और एक्स ई है दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये जो 6 5 है ना, आप ये कह सकते हैं कि दीज आर द कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस, और ये जो है ना 2 3, ये आप कह सकते हैं कि दीज आर द कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू द बीटा बेसिस। हम लास्ट टाइम प्रूफ कर चुके थे, हाँ? और ये जो है ना ये बीटा है, बीटा नहीं है, ये बीटा से बनाई गई है। बीटा की दो वेक्टर्स है ना बेसिस, तो ये इसको हम कह लेंगे, इसका नाम रख लेंगे एक्स बीटा। ओके, तो फिर हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। कौन सा रिलेशन आ जाएगा? ये वाला रिलेशन आ जाएगा। जी क्या फरमाया? देखें आपने, मैं बता देता हूं आपको, दोबारा से बता देता हूं। हमने कहानी यहां से शुरू की थी, x वाज 6 5, ठीक है, ये 6 5 x है। ये जो है हमारे पास ये नई बेसिस के वेक्टर्स हैं, नई बेसिस बीटा, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली एक्स बीटा है। आप इसी तरह सोच लेना, मैं भी बता दूंगा 1 मिनट में। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इस वेक्टर को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो मुझे बताएं आंसर क्या आएगा? जल्दी से जबानी बताएं। पहले वेक्टर को 2 से करो, दूसरे को 3 से करो, क्या आएगा? ऐड करो, 6 5 आएगा ना, 6 5 आएगा ना। और 6 5 जो है वो x भी है और 6 5 x e भी है। इसको जरा अच्छी तरह समझ लेना, एक्स क्यों है, इसलिए ई का मतलब क्या है? ये वाली बेसिस है ना 1 0 0 1। तो अगर आप 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से इसे करेंगे तो आपके पास 6 5 आएगा ना। तो पहले ये अच्छी तरह समझ लें, कंफ्यूजन को दूर कर लें कि एक्स और एक्स ई क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन एक्स बीटा एक्स ई से क्या होता है? डिफरेंट होता है। लेकिन ये रिलेशन होता है ना उनके दरमियान आपस में, कि हमारा एक्स जो है वो किसके बराबर होता है? एक मैट्रिक्स होती है और एक एक्स बीटा होता है। और यही चीज यहाँ लिखी गई है, x इज इक्वल टू एक्स पी एक्स बीटा। ये जो p है ना, p बीटा, वो ये वाली मैट्रिक्स है ना, ये वाली मैट्रिक्स p बीटा, जो कि बेसिक वेक्टरों से बनाई गई है। और ये क्या है आपके पास? x बीटा। इसीलिए देखें, अब इसका मतलब क्या हुआ कि p भी क्या रोल अदा कर रही है? x बीटा अगर आपको दिया जाए ना, तो आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके x हासिल कर सकते हैं। ये p का कमाल है। किसका कमाल है? p बीटा का। तो ये तो लिखा हुआ है, we call PB the change of coordinates matrix from beta to the standard। बीटा से शुरू करो, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड पे आ जाओगे। अगर आप उल्टा काम करना चाह रहे हो, कौन सा काम? स्टैंडर्ड से शुरू करना चाह रहे हो और बीटा पे जाना चाह रहे हो, तो आप इस चीज को इधर ले जाओ, इनवर्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स बीटा इज इक्वल टू पी बी इनवर्स एक्स। तो पी बी इनवर्स क्या हो गया? वही हो गया, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड टू बीटा। इसलिए कि आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो ना यार, जब भी एक्स लिखा जाए तो इसका मतलब दो होते हैं, एक्स भी होता है और एक्स ई भी होता है, ठीक है ना। तो सेकंड वाली क्या है? स्टैंडर्ड से बीटा। पहले वाली क्या था? बीटा से स्टैंडर्ड। लेकिन जो मैट्रिक्स बनती है वो बीटा ही से बनती है। ये मैट्रिक्स किससे बनी है?
बीटा से ही बनी है ना, याद है ना, बीटा बराबर किसके था, b1 कॉमा b2, और यही पहला वेक्टर तो b1 है, दूसरा वेक्टर क्या था b2। तो ये जरा आप याद रखिएगा दोनों चीजें, ठीक है, कि कौन ये वाली है और कौन ये वाली है, राइट, ठीक है। अब इसी की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं अगले पेज पे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, सही, ऑलराइट जनाब। वही पुरानी चीज दोबारा वापस आ गई, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वेक्टर जरा नया हो गया है। वेक्टर क्या हो गया, 6 8 हो गया है, ठीक है। फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम बीटा टू द स्टैंडर्ड बेसिस आर। तो ये तो बहुत आसान होता है, ठीक है जी। कौन आसान होता है, फ्रॉम बीटा टू स्टैंडर्ड, बस बीटा के कॉलम्स उठा के एक मैट्रिक्स बना देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, जल्दी बताओ, 3 1 0 1। अच्छा, अब इसका इनवर्स निकालना है तो 2/2 का इनवर्स तो वैसे ही आपको पता है, डायगोनल के आपने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, और इसके साइन चेंज कर देने 0 1 के, और 3 से डिवाइड कर देना डिटरमिनेंट, तो उसका इनवर्स आ गया। अब ये कह रहा है, इसका मतलब आपको दोनों चीजें पता चल गई। ये क्या है, क्या फर्क है इन दोनों में, वो जो है वो आपको बीटा से एक्स ई में ले जाएगी पहले वाली, और दूसरी क्या ले जाएगी, एक्स ई से बीटा में ले जाएगी, राइट। तो अगर x बराबर है 6 8 है, तो x का मतलब वही है एक्स ई, ठीक है। तो यूज टू फाइंड एक्स बीटा, तो आपको पता ही है कि अगर एक्स बीटा से आपको, अगर x से x बीटा जाना है तो आप क्या करोगे, पी बी इनवर्स लोगे ना, तो ये पी बी इनवर्स आ गया, और ये x आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास x बीटा आ जाएगा। तो जरा बताओ x बीटा क्या आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। मेरा ख्याल है 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। आप जरा गौर से सुनिएगा क्या हो रहा है। अब आपके पास, अच्छा देखिए, इस केस में तो जरा ज्यादा मजा इसलिए नहीं आएगा कि जो ओरिजिनल है वो भी हमारा पुराना दोस्त है R2 का, और जो नया वेक्टर है वो भी अपना ओल्ड फ्रेंड है R2 का। फर्क सिर्फ इतना है कि एक केस में हम इस तरह से काम कर रहे हैं, और दूसरे केस में हम इस तरह से काम कर रहे हैं, यही होता है ना फर्क। एक एक होता है ऑर्थोगोनल और दूसरा होता है नॉन ऑर्थोगोनल, ठीक है। मजा जब आएगा जब एक Rn होगा और दूसरा P2 या मैट्रिसेस होंगी, ठीक है। तो फिलहाल इसी को देख लेते हैं क्या हो क्या रहा है। हो ये रहा है आपके पास, ओके, अजी हो ये रहा है आपके पास कि आपने एक वेक्टर यहां से उठाया जो आपके वेक्टर स्पेस में था, ठीक है, किसमें था, वेक्टर स्पेस में था। अच्छा, ये जो वी है ना, ये वाली वी, हमारे केस में जब सवाल ले रहे हैं ना वो तो R2 है, लेकिन ये कुछ भी हो सकती है, पॉलिनोमियल्स कुछ भी। आपने इसी के अंदर एक बेसिस ली जिसका नाम आपने रखा बीटा, क्या नाम रखा आपने उसका, बीटा, एक बेसिस ली। अब क्या होगा, इस बेसिस के तहत अगर कोई मैं वेक्टर लूंगा तो वो एक कोऑर्डिनेट वेक्टर बन जाएगा ना, वो जाके मैप कर जाएगा, कहां मैप कर जाएगा, आर एन में मैप कर जाएगा। वो एन डिपेंड करता है ना, ये बेसिस में 2 वेक्टर्स थे या 3 थे या 4 थे। तो यहाँ का वेक्टर जो कि एक जनरल स्पेस है, वो एक कोऑर्डिनेट वेक्टर आर एन में जाके क्या कर जाएगा, मैप कर जाएगा, ठीक है। ये रहा द कोऑर्डिनेट मैपिंग फ्रॉम वी ऑन टू आर एन। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमने ज्यादातर काम किया है ना, उसमें वी भी आ रही था, ठीक है ना, वी भी क्या था, आ रही था। आप क्या कर रहे थे, अभी जो किया है ना, सवाल यही तो किया है ना यार, R2 में से 2 बेसिस ले ली अलग अलग, एक का नाम ई रख दिया, एक का नाम क्या रख दिया, बीटा रख दिया, और फिर इधर से उधर जा रहे हैं। तो उस केस में दोनों ही R2 थे, लेकिन मजा अब आएगा जब जनरल वी होगा, ठीक है। उसके लिए आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कई दफा देख चुके हैं। इसको जरा थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाऊं, ओके।
देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आएगी। P2 अगेन बार बार जोर देता हूँ, स्टूडेंट से पूछता हूँ क्या है P2, आप में से बताएं, दोनों में से कोई, व्हाट इज P2? आगे भी बोलो, असल चीज अगला जुमला है, पॉलिनोमियल्स अगला, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2, मैं बार बार जोर देता हूँ, एटमोस्ट 2, 2 से ना धोखा खाएं, एटमोस्ट 2। एटमोस्ट इसलिए कहना जरूरी है कि अगर दो पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री की होंगे ना, तो सब्ट्रैक्ट के बाद हो सकता है वो फर्स्ट डिग्री का रह जाए, तो फर्स्ट डिग्री तो एटमोस्ट 2 में फिट आ जाएगा। यहाँ की एक बेसिस हमेशा होती है एटमोस्ट 2 की 1t और t²। अब अगर आपने एक पॉलिनोमियल लिया है, ये पॉलिनोमियल है, इसको अगर आप बेसिस वेक्टर में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे यही लिखोगे ना, a, यहाँ पे क्या लिखोगे b, यहाँ पे क्या लिखोगे c। तो अब ये जो है ना ABC, ये हो गया है कोऑर्डिनेट वेक्टर, ये क्या हो गया है, ओरिजिनल वेक्टर। ओरिजिनल वेक्टर क्या था, पॉलिनोमियल्स। कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या है, वही पुराना फ्रेंड, यूजुअल R3। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर गौर करो, यहां पर अगर आपके पास है V और यहां पर आपके पास है R3, तो होगा क्या भाई, हर V जो है ना एक वेक्टर को क्या कर जाएगा, मैप कर जाएगा। कहां मैप कर जाएगा, R3 में। अच्छा, अब एक बात और सुने गौर से, अगर यहां पर एक वेक्टर है, फर्ज कर लें 1 + 2t + 3t², और एक वेक्टर ये है, फर्ज कर लेते हैं ये है -1 + 3t + 5t², तो इसका सम क्या होगा इन तीनों का, जल्दी बताओ। 5t 8t², बिल्कुल ठीक हो गया। अब जरा इधर देखिएगा, ये जो 1 2 3 है ये किस वेक्टर में जाएगा, 1 2 3 में जाएगा ना, पहला पॉलिनोमियल मैप हो गया। दूसरा किस पे मैप होगा, -1 3 5। ओके, इनका सम क्या होगा, 0 5 8। लेकिन ये तो यही वाला पॉलिनोमियल है जो यहां लिखा हुआ है, 5 8 + t²। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आप v में एडिशन कर रहे हो ना, उसी का करस्पॉन्डिंग एडिशन जो है r में है। अगर आप इसमें v को पकड़ के 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, ये पॉलिनोमियल को कर रहे हो, लेकिन ऐसे ही ऑपरेशन कहां हो रहा होगा, R3 में हो रहा होगा कि ओरिजिनल वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नया वेक्टर का ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ v में है उससे मिलती जुलती, एग्जैक्टली नहीं है, उससे मिलती जुलती चीज कहाँ है, R3 में है। जो R3 में है उससे सिमिलर कहाँ है, v में है। एक ऑपरेशन यहाँ एडिशन का चल रहा है, वहां पे भी एडिशन चल रहा है। फर्क इतना है कि यहाँ एडिशन वेक्टर्स का हो रहा है, वेक्टर्स नहीं पॉलिनोमियल्स का हो रहा है, वहां पे पुराने जमाने के वेक्टर्स का हो रहा है। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, पॉलिनोमियल, वहां पे क्या हो रही है, वेक्टर। लेकिन ये बजाहिर डिफरेंट है, लेकिन क्या है, सेम है। इसी को तो मैथमेटिशियन ये कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, वेक्टर स्पेस R3 इज आइसोमॉर्फिक टू P2। क्या लिखा है, P2। असल में आइसोमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है, apparently they look different but intrinsically they are same। apparently different है लेकिन है सेम ही। उधर आप पॉलिनोमियल कह रहे हो, इधर आप क्या कह रहे हो, उसको वेक्टर कह रहे हो ना। अपने दिल की तसल्ली है, दोनों चीजें मैथमेटिशियन के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। अब यही पिक्चर है वो आगे आपको दिखा रहा है, इसी किस्म की पिक्चर। ओके, हियर इज द पिक्चर। पिक्चर नहीं बल्कि एक छोटी सी टेबल बनाई है इसने, और क्या लिख रहा है भाई जानिए, ये वही मिसाल है जो भी थोड़ी देर पहले दे रहा था कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल से डिग्री 2 के, तो उसके साथ 3 कोऑर्डिनेट्स की R3 एसोसिएट होगी, और अगर आप यहाँ पे कोई सम करेंगे ना दो वेक्टरों का, तो एक वेक्टर प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल वैसे ही जो है, आप दो पॉलिनोमियल्स को सम कर लेंगे तो तीसरा आ जाएगा। ये देख रहे हैं ना, वही चीज है। ये पहला पॉलिनोमियल जो है वो ये वाला है, इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरा पॉलिनोमियल इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, और जो यहाँ का सम है और जो यहाँ का सम है, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्ड कर रहे हैं। राइट, ठीक है।
ठीक है जी, V is isomorphic if every vector space calculation in V is accurately reproduced in W and vice versa. ठीक है ना? ओके, अब हमने वो तकल्लुफ भी खत्म कर दिया कि एक को हमने R3 रखा है, दूसरे को P2 रखा है। हमने जनरल बात की है कि एक W है और दूसरा क्या है आपके पास, V है। तो W और V एक दूसरे से आइसोमॉर्फिक कम होंगे जब यहाँ का एक एलिमेंट वहां का एलिमेंट प्रोड्यूस करते, यहाँ का ऑपरेशन वहां के ऑपरेशन को मैच कर जाए। ठीक है, मैच से मुराद नहीं एग्जैक्टली, एनालोगस, सिमिलर। ठीक है, अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, वो ये 3 लाइनों वाला है। देखिए, हमारे पास जो सबसे ज्यादा हमें जो मतलब इंटरेस्ट होता है ना, वो बेसिस से होता है। क्या होता है? बेसिस। इसलिए कि अगर बेसिस होती है ना, तो हमें पता है कि साहब दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट सेट विच जनरेट्स एवरी वेक्टर। ठीक है, और एफिशिएंट का मतलब आपको पता है, इंडिपेंडेंट एंड स्पैनिंग। अच्छा, Rn में तो आसानी से पता चल जाता है कि साहब जी हाँ 10 वेक्टर्स हैं। चलें बताओ कैसे पता करोगे 10 वेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? मेरा अजम्पशन ये है कि हर वेक्टर के कंपोनेंट भी 10 हैं। Rn में यही होता है ना कि अगर R3 है तो आप 3 वेक्टरों को कहते हैं बेसिस है, 4 हैं 4। चलें अगर 4 वेक्टर्स हैं R4 में, तो कैसे डिसाइड करोगे? ये तो आपको पता है ना, अगर R4 में 5 वेक्टर्स हैं या R4 में 3 है, तो आप कहोगे ना वो वेक्टर्स बेसिस नहीं फॉर्म कर सकते। ये तो क्लियर है ना? क्यों क्लियर है ये? इसलिए कि अगर R4 में 5 वेक्टर होगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर लेस देन 4 करोगे तो वो भले इंडिपेंडेंट हो लेकिन वो पूरी स्पेस को जनरेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर R4 में आप 4 वेक्टर्स की बात करोगे तो कैसे चेक करोगे ये बेसिस है? भाई मैट्रिक्स बनाओ और रेड्यूस टू इकोलन फॉर्म में ले जाओ, खत्म। अगर 4 पिवट्स हैं एंड में तो वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन इस किस्म की कोई चीज हमें मैट्रिसेस में नहीं मिलती, हमें वहां भी नहीं मिलती। कहां नहीं मिलती? सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमने कहा कि अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो हम एक काम करते हैं, अगर हमें 4 वेक्टर्स को लेना है ना, पी के आगे क्या लगाऊं मैं? 4 का पी के साथ रिलेशन लगा रहा हूं कि इसमें 4 वेक्टर्स देखने हैं कि ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो कौन से पी को मैं रेफर कर रहा हूं? यही तो मसला आ गया। P4 का तो मतलब होता है भाई कि उसके अंदर बेसिस में 5 होंगे। आप समझे नहीं? जरा गौर से सुनिएगा दोबारा से। Rn के अंदर, Rn में n वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस फॉर्म करते हैं, लेकिन Pn में n नहीं करते। क्या करते हैं? n+1 करते हैं। ये थोड़ा सा कैच है, सही है? इसलिए है ना कि पॉलिनोमियल में आप एक कांस्टेंट टर्म भी लेते हो ना, जो कि उधर नहीं होती। अच्छा, तो अब मैंने क्या ना कि आपने पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर 4 वेक्टर्स आ गए जो कि P3 के एक पोटेंशियल बेसिस को फॉर्म कर सकते हैं, P3 के 4, तो वहां तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैट्रिक्स बनाओ क्या बनाओ, वहां तो पॉलिनोमियल्स हैं। तो ट्रिक आपके पास मौजूद है। आप उन पॉलिनोमियल्स को पहले आप क्या कर लें, ट्रांसफॉर्म करके R4 में ले जाएं, और फिर R4 में आप चेक कर लें कि वो वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं। वो बहुत आसान है। मजे की बात है, जो चीज यहां होगी ना वैलिड, R4 में वही वैलिड होगी P3 में भी। लेकिन इसके पीछे एक कैच है। कैच क्या है कि आपने जो P3 में बेसिस लेनी है वो स्टैंडर्ड लेनी है। कौन सी? 1, T, T², ठीक है जनाब? तो ये रही जनाब थ्योरम। थ्योरम क्या लिखा हुआ है? 3 लाइनें लिखी हुई हैं। अस्यूम बीटा इज द बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस V। ठीक है, इसको छोड़ दें, हमने सिर्फ उसका रिजल्ट देना है। A set U1, U2, UP in V is linearly independent if and only if U1 बीटा का मतलब वही है क्या? कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ U1 ऑफ फर्स्ट स्पेस विद रिस्पेक्ट टू बीटा एंड U2 बीटा एंड सो ऑन। तो अगर ये जो कोऑर्डिनेट वाला सेट अगर इंडिपेंडेंट है तो ओरिजिनल सेट भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। अगर कोऑर्डिनेट वाला डिपेंडेंट है तो ओरिजिनल भी क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो उसी को चेक कर लेते हैं यार। किसको चेक कर लेते हैं? वो जब हम दावा करते हैं ना कि 1T और T² जो है वो
हम ये जो दावा करेंगे ना, ये वाला दावा 1t square is a basis of which vector space? P2 ना? हम इसको पहले भी बहुत दफा देख चुके हैं ना, इसको बेसिस प्रूफ किया था ना बहुत पहले। अच्छा, आज की तारीख में तो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगी, इसलिए कि अगर ये बेसिस है तो इसको अगर हम इसी की टर्म में लिखें तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनेगा? क्या बनेगा इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर? 1 का क्या होगा? आप तीनों वेक्टर अलग अलग ले रहे हैं ना, तो 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा? 1 0 0। दूसरी का क्या होगा? टी का क्या होगा? और तीसरे का क्या होगा? तो ये तो स्टैंडर्ड आया ना R3 के अंदर, ये तो इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है आप वापस जाएं तो फिर ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। और स्पैनिंग तो बहुत आसान है, इसलिए कि हम इससे क्या जनरेट कर रहे हैं? हम P3 तो जनरेट नहीं कर रहे हैं ना, इससे हम क्या जनरेट कर रहे हैं? इससे P2 जनरेट कर रहे हैं, वो हो जाएगा। तो असल जो है ना कि ये कहानी है। अब लेकिन ये तो जरा बहुत आसान था ना, अब जरा एक मुश्किल सा सवाल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये राजन आप एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल। म्यूट तो नहीं है ये? म्यूट तो नहीं हुआ? माइक सही है? अच्छा जी, हमने कहा, क्या कहा जनाब? ये 3 वेक्टर्स हैं। 3 से मुराद वेक्टर्स यानी 3 पॉलिनोमियल्स हैं ना ये किस स्पेस में बिलोंग कर रहे हैं? जाहिर है नजर आ रहा है, टी स्क्वायर हाईएस्ट है ना, तो ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? P2 को। P2 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है? 1t स्क्वायर। तो जरा मुझे बताओ, मैं सिर्फ पहला वेक्टर करूंगा, अगर मैं 1t को लिखना चाह रहा हूं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, तो वेट्स क्या होंगे? 1 टाइम्स 1, नहीं इस तरह लिखो, 1 टाइम्स 1 प्लस जी -1 टाइम्स टी, ऐसे लिखो ना, -1 टाइम्स टी प्लस 0 टाइम्स टी स्क्वायर। असल में ये लिखना जरूरी है ना, ये 1t और टी स्क्वायर, ये इसलिए जरूरी है कि ये बेसिस हैं, इसके साथ के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा। तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट वेक्टर? 1 -1 0। अब आप जरा जल्दी भी कर सकते हो, दूसरा बता दो, क्या दूसरे का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या हो जाएगा? ठीक है, और तीसरे का क्या हो जाएगा? 0 2 3। अब आपने क्या किया? इन तीनों का मिलाकर एक मैट्रिक्स बनाया। क्यों बनाया? ताकि देख सकें कि ये 3 वेक्टर्स जो कि मैप होकर आ गए हैं R3 में, ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। इसको अब आप, ये अब आपका काम है, आप इस पर ऑपरेशन कीजिएगा, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहुंच गए यहाँ पे? क्या है यहाँ पे नतीजा? तीनों रोस में पिविट है ना, तो ये वाली जो एक थ्योरम है बड़ी मशहूर, वो कहती है कि साहब IMT इनवर्स मैट्रिक्स थ्योरम, आई हैव 10 and 12 बुलेट्स, आइदर ऑल आर ट्रू और ऑल आर फॉल्स। तो एक चीज ट्रू हो गई कि एवरी रो हैज ए पिविट, तो बाकी एक बुलेट वो ये कहता है कि ये जो ओरिजिनल वेक्टर्स हैं ना ये इंडिपेंडेंट हैं। एक और बुलेट कहता है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये R3 को जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो सेट था ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये बेसिस है कि इसका R3 का, यानी ये इंडिपेंडेंट है असल में। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ओरिजिनल वेक्टर्स भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ओरिजिनल कौन से हैं? ये वाले P1 P2 एंड P3। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा? इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, तो ये हो गया जनाब हमारा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है ना RN का, वो यही है कि RN के अंदर चीजें देखना आसान होता है कि डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी। और थ्योरम जो कौन सी है वो ये प्रोवाइड कर रही है कि अगर एक वेक्टर स्पेस के वेक्टर दूसरी वेक्टर स्पेस में डिपेंडेंट है तो ओरिजिनल में भी होंगे, अगर दूसरी में इंडिपेंडेंट है तो ओरिजिनल में भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो हमेशा दूसरी वेक्टर स्पेस क्या लेंगे? RN लेंगे ऑलवेज, और फिर अपना आर्गुमेंट को लेके आगे चलेंगे। ओके जी, so let's move further.
ओके, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, अच्छा ये जो ऊपर का कमेंट्स है ना, इसको जरा हम बाद में देखेंगे। अभी जरा हम सवाल करते हैं, फिर बता दूं उस कमेंट्स का मतलब क्या है। ओके, देखिए आपने एक बात लिखी है, क्या लिखी है? बी बीटा, बीटा इज ए सेट ऑफ टू वेक्टर्स, सही है? ये रहे दो वेक्टर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो वेक्टर्स, पहले तो ये बताएं ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ये इंडिपेंडेंट है ना, दो वेक्टर इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए कि वहां 3 लिखा है, वहां 0 लिखा है। आप इसका मल्टीपल ये कह ही नहीं सकते कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, लिहाजा दोनों इंडिपेंडेंट है। अब आप एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए? आप इमेजिन करें इस चीज को, किस चीज को इमेजिन करें? इसको, एच को इमेजिन करें, ये हमारा एच है, और ये किन दो वेक्टरों से जनरेट हुआ है? b1 और b2 से, सही है? यहाँ कहीं b1 पड़ा हुआ है, यहाँ कोई b2 पड़ा हुआ है। ओके, अब आपने एक वेक्टर लिया x, विच इज दिस 9, 13, 15। अच्छा, अब एक मसला है, मसला पता क्या है? ये कह रहा है कि साहब ये चीज करो, क्या करो? एक्स बीटा मालूम करो, इसका एक्स बीटा मालूम करो 9, 13 एंड 15 का। देखिए एक्स बीटा तो क्या होता है? किसी वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है ना। मतलब एक वेक्टर स्पेस में आप एक बेसिस लेते हो, फिर गिवन वेक्टर को लिखते हो एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वेट्स क्या हो जाते हैं? उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये वाला एक्स जो है वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है? वो हो सकता है कि वो कहीं यहाँ पड़ा हुआ हो। देखिए बड़ी चीज तो R3 है ना, इसलिए कि यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए, 3 कंपोनेंट्स हैं। तो असल में यहाँ पर इसको इस तरह फ्रेज करना चाहिए था कि फाइंड एक्स बीटा इफ एक्स लाइज इन एच, यानी अगर यहां पर होता ना एक्स, तो इसमें काम वही करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा आपको? आपने अज्यूम कर लेना होगा। क्या अज्यूम कर लेना होगा? लेट मी सपोज एक्स बिलोंग्स टू स्पेस एच, फिर आप लिखोगे x इज इक्वल टू a टाइम्स b1 प्लस b टाइम्स b2, और फिर उसको सॉल्व करोगे। अगर तो वैल्यूज आ गई वेट्स की तो आपका अजम्पशन सही है, अदरवाइज आप सॉरी कह देंगे। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि लेट अस सपोज कि 9, 13, 15 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई? C1 और C2 कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या करोगे भाई? एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे ना, ये चीज आ गई इधर, ये चीज आ गई इधर, और ये चीज आ गई इधर। ये राइट हैंड साइड के तौर पे हो रहा है ना 9, 13। इस पे आप ऑपरेशन करोगे 2, 3। अब मुझे बताओगे क्या आपको कोई कंट्राडिक्शन नजर आ रही है? सिस्टम कंसिस्टेंट नजर आ रहा है या इनकंसिस्टेंट नजर आ रहा है? कंसिस्टेंट है ना। इसका मतलब है कि वो जो थोड़ा सा परेशानी थी ना कि एक्स एच से बाहर है या अंदर है, वो दूर हो गई, राइट? अब एक्स जो है ना वो वाकई जो है वो एच के अंदर है, ठीक है? और इससे एक और काम भी हो गया, आपको बीटा वेक्टर भी पता चल गया। किसका बीटा वेक्टर पता चल गया? इस एक्स का, सही है? तो अब जरा बताओ, पहले मुझे सॉल्यूशन बताओ इसका। ये हमें सॉल्यूशन ये चाहिए था ना, C1 और C2, तो यहां से कैसे निकलेगा C1 एंड C2? जल्दी बताओ। ये जो 3 रोज हैं ये क्या बता रही हैं? पहली रोज क्या बता रही है? चलो ये बता दो। अच्छा, पहली रोज यही बता रही है ना, C1 इज इक्वल टू 3, और दूसरी रोज क्या बता रही है? C2 इज इक्वल टू, सिस्टम सॉल्व हो गया ना। तो C1 इज 3 एंड C2 इज 4, एंड एक्स बीटा क्या आ गया? 3, 4 आ गया, ठीक है? 3, 4 आ गया। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ B1 की वैल्यू। तो B1 मेरा क्या था? 331, 331, और मेरा B2 क्या था? 013। मेरा x क्या था? 9, 13 एंड 5।
लेकिन ये वेक्टर किसके बराबर हो गया है? 3β1 3b1 प्लस 4b2। ठीक है जी, यही हो गया ना, 3b1 प्लस 4b2। ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा एच उठाया मैंने, वो यहाँ कहीं पड़ा हुआ होगा, ये भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा b1 2 का। एक मैंने यहाँ से उठाया तो ये भी आ जाएगा, एक मैंने उठाया यहाँ से। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो h है ना, h हर वेक्टर के बजाहिर तो 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट वेक्टर तो 2 डायमेंशनल है ना, वेट्स आर कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। तो इन कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को अगर आप इमेजिन करें, ये R2 का पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी स्पेस H है ना, जिसमें जाहिर आपको 3 कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, ये असल में 2 ही कंपोनेंट हैं, और वो दोनों कंपोनेंट किससे मतलब है ड्राइव हो रहे हैं? B1 और B2 से हो रहे हैं। तो ये जो हमारा H है ना, ये बेसिकली आइसोमॉर्फिक है किसके? R2 के। अब आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि इफ यू हैव ए वेक्टर हेयर से मुराद H है ना, कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3। यू शुड बी एबल टू टेल अस अ वेक्टर इन R2। तो आप क्या करोगे? उस नए वेक्टर को B1 B2 एक कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखोगे, एक वेक्टर R2 में आ जाएगा। उल्टा भी चल सकते हो, अगर R2 में एक वेक्टर होगा ना, फर्स्ट कर लें 10 20, तो H में कैसे निकालोगे आप? B1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, B2 को 20 से करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो H का वेक्टर आ जाएगा, राइट? ये असल में अब इसकी बात समझ में आ गई ना, ये समझाना चाह रहा था। कोऑर्डिनेट वेक्टर आल्सो अलाउज अस टू एसोसिएट वेक्टर स्पेसेस विद सब स्पेसेस ऑफ अदर वेक्टर स्पेसेस। तो हमारे पास जो R2 है ना, वो दूसरी वेक्टर स्पेस है। तो हमने क्या किया, इस मतलब इस H को उसके साथ क्या कर दिया? एसोसिएट कर दिया। किसके साथ एसोसिएट कर दिया? R2 के साथ। ठीक है। अब मेरे ख्याल है अगले पेज पे पता नहीं पिक्चर है कि नहीं, अगले पेज पे में आपको नजर आ रही है पिक्चर? अच्छा नहीं है, चलें कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। हाँ है, मेरे ख्याल है, ये है ना, अगले पेज पे है। ये रही जनाब पिक्चर। एक मिनट, जी अब बोलो। नहीं, मैं बताता हूँ आपको हो क्या रहा है। देखें, इसको अगर आप एज ए होल लें तो ये मेरा R3 है। एज ए होल लेंगे तो मेरा क्या है? R3 है। R3 है एज ए होल। अच्छा, ये मेरा H है। किससे जनरेट हुआ है H? H इससे जनरेट हुआ है 3 3 1 3 3 1 और 0 1 3 0 1 3। अगर आप गौर करें, ये वेक्टर जो है ना, यही वो वेक्टर है जिसको हम कहते हैं 0 1 3। 0 का मतलब ये हो ना, x1 के साथ आपने कोई मूवमेंट नहीं लिया, 1 यूनिट चले गए आप x2, और 3 यूनिट चले गए आप x3। ठीक है। और ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर है 3 3 1। ठीक। अब अगर हम इनका तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे ना, तो यही H आएगा ना, जो मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन एक और भी तो मसला है, अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है H में 1 2 3, वो निकला तो दो नंबरों से ही है ना। तो जो भी आप वेक्टर लोग है ना यहाँ पे, उसका करस्पॉन्डिंग एक यहाँ आ जाएगा। जैसे ये है ना 9 13 15, ये वेक्टर H में था, लेकिन 3 4 कहां पर था? यहाँ पे था। ये 3 4 कहां से लिए गए? यहाँ से लिए गए। ये 3 है और ये कितना है? 4 है। इसी तरीके से एक और वेक्टर ले लेंगे आप, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ना, आपको एक क्या देंगे? R2 का वेक्टर देंगे, राइट? तो इसके अंदर क्या हुआ है? R3 की सब स्पेस R2 पे मैप हो गई, ये कहें आप। R3 की सब स्पेस क्या नाम है उसका? H। वो किस पे मूव हो गई? किस पे मैप हो गई? R2 में।
अब R2 से H में कैसे आएंगे? बहुत आसान है, जरा आप ही बताओ। फर्ज कर ले मैंने R2 में एक वेक्टर लिया 5 और -5। अब मैं इसका काउंटर पार्ट H में कैसे लूंगा? जल्दी बोलो। 5 -5 लिया ना R2 में, मैं कहता हूं इसका काउंटर पार्ट H में क्या होगा? बिल्कुल, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको -5 से करोगे तो ये इसका काउंटर पार्ट हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगी इसकी, राइट? ठीक है, तो ये सही लिखा है, H इज आइसोमॉर्फिक टू R2। क्या? अच्छा देखो, पहले समझ लो, यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक है R3, एक है H, एक है R2। हम ये नहीं कह रहे कि R3 R2 पर आइसोमॉर्फिक, हम कह रहे हैं H जो है वो आइसोमॉर्फिक R2। उसका एक लॉजिक समझो। देखिए R2 में क्या होता है, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब सोचो गौर से, H में भी 2 ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, भले उसके 3 कंपोनेंट्स हों, लेकिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है H का कोई वेक्टर? B1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और तो ये जो मल्टीप्लायर हैं यही तो आपको R2 में एक वेक्टर दे रहे हैं। तो क्या मतलब हो गया कि अगर मैं H के अंदर हूं तो मैं R2 में जा सकता हूं, और अगर मैं R2 में हूं तो H में आ सकता हूं। बजाहिर H में 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन क्वालिटी वो नहीं है 3 वाली। क्वालिटी कौन सी है? 2 वाली है, इसलिए कि 2 वेक्टर्स पूरे H को क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि जनाब वो जितने कंपोनेंट्स इधर हो उतने कंपोनेंट्स इधर हो, नहीं, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी ना। H में तो हर वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स है? 3। आइसोमॉर्फिक का मतलब यही होता है कि apparently the things are different but behind the scene they are same। ठीक है, तो apparently क्या हो रहा है, वो H क्या है? कलेक्शन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट वेक्टर्स है ना, और ये क्या है? 2। लेकिन बिहाइंड द सीन यही है ना कि वहां का हर वेक्टर जो है वो 2 वेक्टरों का क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है। असल में वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना 2, वो इस R2 के साथ क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। So R3 is isomorphic with vector this। Okay, ये मेरा ख्याल है कौन सा था ये आखिरी है ना, हम 4.5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, so let me go to next one, 4.5। अच्छा देखिए, हम वर्ड यूज करते हैं R2, R3, R4। शायद कभी कभी ये भी कह गया हूँ मैं कि ये जो 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है। तो वो डायमेंशन जो है उसकी एक टेक्निकल मीनिंग होती है। 4.5 आर्टिकल है, ये आपको दिया है ना मैंने। तो इसकी एक टेक्निकल मीनिंग भी होती है डायमेंशन की। यहाँ पे वो टेक्निकल मीनिंग जो है डायमेंशन, वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट से मैच कर गई है, R2 और R3 की बात करें। लेकिन अगर आप गौर करें ना, ये अच्छा हुआ, इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखी H की। H के जो कंपोनेंट्स हैं, हर 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 वेक्टर S का क्या है? 3 कंपोनेंट्स वाला है ना। लेकिन मजे की बात है कि वो उसकी डायमेंशन 3 नहीं है, उसकी डायमेंशन 2 है। तो डायमेंशन का ताल्लुक कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपोनेंट से नहीं होता। इसका एक और मतलब मीनिंग होती है। ठीक है, तो डायमेंशन को जरा देखते हैं क्या है डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। अच्छा, ये वेक्टर स्पेस जो है, ये जरूरी नहीं है कि वो पुरानी RN हो, ये पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, ये मैट्रिसेस भी हो सकती हैं, राइट? ठीक है, कौन सी? ये जो हम बात कर रहे हैं वेक्टर स्पेस। तो डायमेंशन देखें। अच्छा, सबसे पहले एक थ्योरम देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? इफ ए वेक्टर स्पेस V हैज ए बेसिस बीटा, then any set in V containing more than n vectors must be linearly independent। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। R3 में हमने देखा था कि 3 वेक्टर्स क्या हैं, बेसिस बना सकते हैं ना अगर वो इंडिपेंडेंट हो। तो अगर किसी में एक बेसिस में 3 वेक्टर्स हैं ना, तो उस स्पेस का हर वो सेट जिसमें 3 से ज्यादा होंगे वो डिपेंडेंट होगा हमेशा। ये उसका थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ बहुत आसान है।
आपने फर्ज करना है कि ये वाले जो वेक्टर्स हैं ना u1 up, ये p जो है ग्रेटर देन n है। आपको ऊपर क्या दिया गया है? आपको ऊपर ये दिया गया है कि बेसिस में n वेक्टर्स हैं, सही है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई और सेट पकड़ लो जिसमें n से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो वो क्या होगा? हमेशा डिपेंडेंट होगा। आपने कहा चलिए एक ऐसा सेट ले लेते हैं u1 up to up विच इज डिपेंडेंट, ठीक है। सॉरी डिपेंडेंट नहीं, विच इज जस्ट ए सेट। हमने इसी को तो शो करना है, ये डिपेंडेंट है ना, ठीक है। जस्ट ए सेट, लेकिन वो नंबर उसमें थोड़े से ज्यादा है बेसिस वेक्टर्स। ओके अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा? v1 u1 up का कोऑर्डिनेट वेक्टर ये हो जाएगा ना u1 बीटा, ये बीटा तो दिया हुआ है ना आपको, तो आप कोऑर्डिनेट वेक्टर लिख सकते हैं। अब जरा गौर से सुने कि ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स है ये तो r n के अंदर है ना, लेकिन वेक्टर्स कितने हैं? ये p, ये rn में है भाईजान। इसलिए कि rn में क्यों है? इसलिए कि इसमें बेसिस में कितने बेसिक वेक्टर्स हैं? n। तो जब आप किसी वेक्टर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन आप b1 b2 b लिखेंगे तो उसमें n आएंगे ना, तो वो जब आप ट्रांसलेट करोगे तो rn का एक वेक्टर बन जाएगा, दूसरा उठाओगे वो भी rn का एक हो जाएगा, p उठाओगे वो भी हो जाएगा। अब आपके पास rn में n से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो वो टू मेनी का केस लग गया ना उधर। इसका मतलब है वो rn में ये जो ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर्स हैं ये डिपेंडेंट है, लिहाजा ओरिजिनली भी ये क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। तो बस खत्म हो गई बात, राइट। तो अगर आपको ये पता है कि एक बेसिस में 4 वेक्टर्स हैं तो आंख बंद कर 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला वो सब क्या है? डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन इसको उल्टा नहीं चला सकते, 3 के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है वो डिपेंडेंट भी हो या इंडिपेंडेंट भी हो, राइट। सिमिलरली 2 के बारे में, बल्कि इवन 4 के बारे में भी नहीं कह सकते। अगर 4 एक बेसिस है ना और एक दूसरा सेट आ गया 4 वेक्टर्स का, तो हो सकता है वो भी डिपेंडेंट हो जाए, हो सकता है वो भी इंडिपेंडेंट हो। उसके बारे में सिर्फ बात किसकी हो रही है? मोर देन n। अगर बेसिस में n है तो मोर देन n वाला सेट हमेशा क्या होगा? डिपेंडेंट, ठीक है। ओके अच्छा, अब ये देखें, ये आ गया उसके ऊपर। याद है ना थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि बेसिस यूनिक नहीं होती। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर स्पेस में एक से ज्यादा बेसिस हो सकती हैं। यहाँ पे वो यही बता रहा है कि एक से ज्यादा बेसिस हो सकती हैं लेकिन नंबर ऑफ वेक्टर्स सेम होंगे। नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे? सेम होंगे, राइट। अ वेक्टर स्पेस V has basis of n vectors, then every basis of V must consist of n vectors। अच्छा, इसका प्रूफ तो बहुत आसान है। देखें, सपोज कर लेते हैं कि बीटा 1 जो है उसमें n है और बीटा 2 में एक और बेसिस है, ठीक है। अगर तो इसमें ज्यादा है वेक्टर्स, किसमें? बीटा 2 में, तो वो पिछली थ्योरम के हिसाब से डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर डिपेंडेंट हो गए तो किस किस्म की बेसिस है? बेसिस क्या होती है? इंडिपेंडेंट। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली अगर आप बीटा 2 को बेसिस ले लें तो उसमें n है ना, और अगर आप बीटा 1 को कहेंगे कि इसमें ज्यादा वेक्टर्स हैं तो पिछली थ्योरम के हिसाब से वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट, विच इज आल्सो नॉट पॉसिबल। लिहाजा दोनों में क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे अगर दोनों बेसिस का दावा कर रही हैं। ओके यहाँ पे वही लिखोगे ना, इफ बीटा 1 हैज मोर वेक्टर्स बीटा 2, देन यहाँ पे क्या लिखो? देन बीटा 1 इज ए लीनियरली डिपेंडेंट। और उसमें क्या लिखूं? बीटा 2 हैज मोर देन एंड देन बीटा 2 इज, which is not possible. Therefore beta 2 has exactly n vectors also। also का मतलब है हमने पहले अज्यूम किया है कि बीटा 1 में क्या है? n है। ओके अब यही जो चीज है ना, ये कॉमन वेक्टर्स, जो नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना, इनको आप काउंट कर लें तो यही चीज कहलाती है डायमेंशन। क्या कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है ना। चलेगा भाई। ओके again our definition, if V is spanned by a finite set, then V is said to be a finite dimensional। ये ये क्या कहा जा रहा है? आपके पास एक वेक्टर स्पेस है
ऐसे भी बात होती है ना, E2 की लेवल किसको जनरेट होता है, 3 वेक्टर्स, E3 किससे ज्यादा 4 से, E3 बोल रहा हूँ, R3 बोल रहा हूँ, E3 किससे ज्यादा 4 से जनरेट होता है। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, फाइनाइट डायमेंशन। फाइनाइट डायमेंशन की डेफिनेशन यही है, if V is spanned by a finite set, then V is said to be finite dimensional vector space. And the dimension of V, written as V, is the number of vectors in a basis or. अब आगे ना डायमेंशन को एक मतलब अब एक उसके हमने मैथमेटिकल मीनिंग की, पहले तो हम डायमेंशन को सिर्फ ये लेते थे अरे R5 में हर वेक्टर के 5 कंपोनेंट्स, ज्यादा हम क्या डिक्लेयर करते थे 5 डायमेंशन, लेकिन असल में वो नहीं था, वो ये था कि वो 5 वाली जो है ना वेक्टर वो एक बेसिस से जनरेट हो रहे थे जिसमें कितने वेक्टर्स थे 5 थे। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम डायमेंशन को P2 के साथ भी लगा सकते हैं। तो जरा सोच के बताओ R2 का डायमेंशन क्या है, P2 का -3 होता है, P2 का 3 होता है, इसलिए P2 का हर वेक्टर जो है, माइक को क्या हो गया, अच्छा मैं यहाँ खड़ा रहूं पास, हम सॉरी मैं इसको इसलिए लेके चल सकता कि इसकी बैटरी लो है, तो यहाँ पे चले ठीक है, फिर मैं दोबारा बैठ जाता हूँ ओके जी। तो हम क्या बताएं आपसे कि अब हम P2 को भी कह सकते हैं, ये डायमेंशन 3 है, क्या है, डायमेंशन 3 है। अच्छा वो याद करो एक पुराने जमाने में एक कलेक्शन आया था, ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2, उसको भी हमने वेक्टर स्पेस कहा था। तो जरा वो बताओ कि उसकी डायमेंशन क्या होगी 4 होगी भाई, 2x2 मैट्रिसेस का कलेक्शन है, तो इसका मतलब है उसको जो 4 मैट्रिसेस है ना वो 1 0 0 0 यानी M2x2 में यहाँ लिख दूं, जरा इंपॉर्टेंट है, M2x2 कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसका जो बेसिस थी ना वो ये थी, अगर नहीं किए तो सोच लेना यही बेसिस होगी, 1 0 0 एक वेक्टर हो जाएगा, 0 1 0 और 0 दूसरा हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। these 4 जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, M2x2 की बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ M2x2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक H स्पेस ली थी ना, H स्पेस, 2 वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उस H की डायमेंशन क्या है, 2 है ना, इसलिए कि उसकी एक बेसिस थी ना हमारे पास, सही है। अच्छा ये बताओ कि फाइनाइट की बात हो रही है, तो हमें कम से कम एक या 2 एग्जाम्पल अपने जहन में ऐसी तो रखनी चाहिए जो कि फाइनाइट डायमेंशनल ना हो, ताकि समझ में तो आए कि भाई क्या फाइनाइट डायमेंशनल है और क्या इनफाइनाइट। समझ तो गए ना आप, हर वो स्पेस जो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से जनरेट हो जाए वो फाइनाइट डायमेंशन है। तो जरा जल्दी से बता दो, 2 एग्जाम्पल बता दो, क्योंकि आप 2 ही बैठे हुए हैं ना, 2 एग्जाम्पल ऐसी बताओ जो इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। उधर से ही बता सकते हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, 2 एग्जाम्पल जो इन्फिनिट डायमेंशनल। चलें सबसे पहले तो मैं आपकी आसानी हल कर देता हूं, एक में बता देता हूं, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, क्या वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, पहले क्या कहता था एटमोस्ट n, अब मैंने छोड़ दिया एटमोस्ट n, ऑल पॉलिनोमियल्स, उसमें 1 भी है, उसमें 1 + t भी है, 1 + t + t² t³ ब्ला ब्ला सब है, इसकी बेसिस क्या होगी, नहीं प्लस नहीं बोलो, बेसिस में आपको वेक्टर बताने होते हैं, आप बोलो 1 t t² t³ ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये तो क्या हो गई, ये इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गई, इसलिए इसकी बेसिस में क्या है, इन्फिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब जरा एक दूसरी मिसाल दो ना, Rn चाहिए, n इज वेरी लार्ज, इसी को तो एक दूसरा नाम दिया जाता है, अगर आप इस किस्म के वेक्टर्स ले रहे हैं जिनकी लेंथ बहुत हाई है, वही तो सीक्वेंस है भाई। व्हाट इज द सीक्वेंस, इससे मैपिंग फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर टू रियल लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मैं कोई सीक्वेंस लूं, फर्ज कर ले मैं ये लिख देता हूं, आमतौर पर हम इस तरह से लिखते हैं ना, Rn = 1/n, लेकिन अगर आप इसको एज ए वेक्टर देखें, तो क्या जल्दी बताओ, पहला एलिमेंट्स क्या होगा, 1, दूसरा हाफ, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन,
तो सीक्वेंसेस को भी आप लिख सकते हैं एज ए वेक्टर्स, लेकिन इसमें अब बेसिस क्या आएगी, जाहिर है इसमें 1, बाकी सब 0, पता नहीं कहां तक जा रहे हैं दूसरा क्या होगा 0 1, एवरीथिंग इज 0। तो ये दो एग्जांपल ध्यान में रखिएगा सीक्वेंसेस की और ऑल पॉलिनोमियल्स की, दे आर नॉट फाइनाइट डायमेंशनल, ये क्या है इनफिनिट डायमेंशनल स्पेसेस है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब ये बात किसी कर रहा है कि अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो हम डायमेंशन की बात करेंगे। खैर लोग तो इसमें ही बात कहते हैं ये इनफिनिट डायमेंशनल है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग डायमेंशन वही होती है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है। ठीक है, ऑलराइट, द डायमेंशन। अच्छा, अब मसला ये हो गया ना कि जो फाइनाइट डायमेंशनल है उसमें तो जो वेक्टर्स हैं नजर आ रहे हैं ना आपको, जैसे P2 में नजर आ रहे हैं 3 वेक्टर्स, सही है। M2 में कितने नजर आ रहे थे, 4 वेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल उस तरफ ले ली, किस तरफ, इनफिनिट डायमेंशन। एक इधर भी तो चलें, ये जो खाली ये वाली वेक्टर्स है ना, चले मैं आपको एक मिसाल पूछता हूँ, A इज 1 2 3 1 2 3 4। आप मुझे बताएं नल A में कितने वेक्टर होंगे। नल A इज व्हाट, 1 2 3 4 एक है, इसका नल A निकालना है हमने, क्या होगा। नहीं नहीं, आप उधर कहीं और चले गए यार। नल A इसका मतलब है, थोड़ी आपने पिछली चैप्टर नहीं पढ़े। नल A और कॉल A दो मशहूर वेक्टर स्पेसेस हैं। नल A का मतलब आपको पता है ना क्या है नल A। नल A का मतलब है कि आपने ये वाला सिस्टम सॉल्व करना है, AX इज इक्वल टू 0, और इसके जो सारे सोल्यूशन होंगे ना x इज इक्वल टू 0 के, वो नल स्पेस फॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा, 0 0। क्या मिलेगा, 0 0। तो इसका मतलब है कि नल A जो है यहाँ पर सिर्फ ये है 0 0। अब मसला ये है कि ये भी तो फाइनाइट है ना, मैं वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा फाइनाइट डायमेंशन, खैर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते। अगर तो आपको जो आपने डायमेंशन कैसे लिए, सिंपल बताते हैं ना, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, वो क्या कहते हैं उसके डायमेंशन। जैसे R2 में 1 0 0 1, 2 क्या होगी उसकी डायमेंशन हो गई। P2 के अंदर 3 आ जाते हैं, 1 T T स्क्वायर, उसकी डायमेंशन 3 हो गई। लेकिन ये जो 0 वेक्टर वाला है इसकी तो बेसिस ही नहीं है ना, इसलिए कि बेसिस का तो मतलब है इंडिपेंडेंट। तो 0 तो एक नंबर है ना, एक नंबर नहीं एक वेक्टर है, ये तो डिपेंडेंट होता है। इस केस में आप क्या कहोगे, इस केस में आप ये कहोगे बेसिस में कुछ है नहीं। तो कुछ है नहीं को मैथमेटिशियन क्या कहते हैं, 0। तो जो 0 वेक्टर स्पेस होती है ना, उसका डायमेंशन हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0। इसलिए कि देयर इज नो वेक्टर, नो बेसिस विच कैन जनरेट दिस। इसलिए कि अगर बेसिस हुई तो उसके अंदर तो नॉन 0 वेक्टर होने चाहिए। तो समझ गए ना, ये दो एक्सट्रीम केस समझ गए ना, एक 0 डायमेंशनल और एक इन्फिनिट डायमेंशनल। इसके अलावा जो दरमियान में है उन सब की बेसिस होगी और उनकी जो काउंटिंग होगी वो उसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। ठीक है, ये वही आ गया ना, ये dimension of the 0 vector space is defined to be 0 if V is not spanned by a finite set, then V is said to be infinite dimensional। वो मैंने आपको पहले समझा दिया, infinite dimensional। ओके, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर P3 is, अब आप बताइए जल्दी क्या लिखो, 1 T स्क्वायर T क्यूब, P3 तक जाना है ना, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, 4 हो गई। अब ये वही बात इसने बता दी है कि Pn की डायमेंशन जो है n+1 होगी और डायमेंशन Rn क्या होगी, n होगी। ठीक है, ये वही आगे आ गया कि द स्टैंडर्ड बेसिस इज दिस, सो एग्जांपल डायमेंशन ऑफ R3 इज 3। ठीक है जी, ओके। अब ये बताइए, देखिए अब बात जो है ना वो क्लियर हो गई कि क्या क्लियर हो गई, क्लियर ये हो गई कि कोई भी अगर बेसिस दी हो ना आपको, कोई भी बेसिस दी हो, आपसे पूछा जाए इसकी डायमेंशन क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेसिस कह रहा हूं, वेक्टर स्पेस दी गई, राइट। तो वेक्टर स्पेस आमतौर पर
एक बेसिस से जनरेट होती है ना, लेकिन वेक्टर स्पेस तो स्पैनिंग सेट से भी जनरेट हो सकती है ना, नहीं है ना भाई। आप 4 वेक्टर पकड़ लें उल्टे सीधे R3 में, राइट, और उनके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें तो ये एक वेक्टर स्पेस बन जाएगी ना। लेकिन अगर 4 वेक्टर से आपने वेक्टर स्पेस बनाई है तो इसका डायमेंशन जरूरी नहीं है 4 हो। क्यों जरूरी नहीं है? इसलिए कि मैंने वो जो 4 वेक्टर लिए ना उनकी क्वालिटी नहीं देखी है, बस 4 उठा लिए हैं और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन H डिक्लेयर कर दिया। तो अब H का डायमेंशन 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 5 तो नहीं होगा ना, इसलिए कि 4 से जनरेट नहीं। तो क्या हो सकता है? वाई नॉट 4, वाई 3, वाई 2? कब होगा ये सब? कैसे डिसाइड होगा भाई? ऐसे डिसाइड होगा ना, 4 पकड़ी आपने, वेक्टर स्पेस जनरेट किया, अगर चारों ओरिजिनल वेक्टर इंडिपेंडेंट है तो उसकी डायमेंशन 4 हो गई। लेकिन अगर वो 4 नहीं है तो थ्योरम है ना, आप इसमें से कोई एक वेक्टर 3 पे डिपेंड करेगा, उसको आप थ्रो अवे करें, बाकी कितने रह गए? 3। अब जरूरी नहीं है कि 3 क्या हो, डायमेंशन हो। फिर 3 को चेक करें, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो खत्म, वरना फिर एक वेक्टर बाहर कर दें। तो अब उस तरफ जा रहे हैं हम कि अगर कोई वेक्टर स्पेस एक स्पैनिंग सेट है तो हमने स्पैनिंग सेट को चेक करना है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो बात खत्म हो गई, डायमेंशन 4 है, वरना 3, 2, 1 होगी। तो इसमें बस यही काम हो रहा है। आपके पास एक सब स्पेस है जो कितने नंबरों से जनरेट हो रही है? ए बी सी डी। तो इसका मतलब है पॉसिबली 4 तक डायमेंशन जा सकती है, लेकिन अगर कुछ दरमियान में डिपेंडेंसी वगैरह आ गई तो वो कम हो जाएगी। अब वो कैसे चेक करेंगे? वो आप ऐसे चेक करेंगे कि ये जो एक पर्टिकुलर मेंबर है ना इस कलेक्शन का, इसमें 4 नंबर है ना, तो वही काम करें ना, एवरी कंट्रीब्यूशन सेपरेट कर लें। तो एक साथ क्या आएगा? यही आएगा ना, इसलिए कि शुरू में ए है, 2 है, थर्ड में कोई ए नहीं है, फोर्थ में 3 है, तो ये 1 2 0 3 आ गया, ठीक। दूसरे में 1 2 1 0 दिस। तो ये जो 4 वेक्टर्स है ना, ये बेसिकली स्पैनिंग सेट है आपका। क्या है? स्पैनिंग सेट है। तो अब इसकी जो डायमेंशन होगी ना W की, 4 होगी या लेस होगी। तो अब हमने देखना है कि ये 4 वेक्टर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए आप कई तरीके हैं। एक तरीका तो वही कॉमन सेंस है कि सबसे पहले आप ये देख लें 4 वेक्टर्स, V3 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ये कैसे पता चला भाई? ये सिंपल पता चल गया ना यार, ये पहले 2 वेक्टरों को ऐड कर लो तो तीसरा वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब है कि तीसरा वेक्टर तो डिपेंडेंट हो गया। इसको तो आप कहें गुड बाय। अब कितने बच गए जनाब? 1 2 एंड 4 बच गए। अच्छा, अब ये कहता है कि साहब V4 इज नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन इसको पता, बेहतर तरीका पता है क्या इससे सवाल करने का? कैसे सवाल होगा? आपको याद होगा, इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इसको इस तरह से लेके चलें, 1 2 0 3, 1 2 1 0, 2 4 1 3, 0 1 1। और आप इसको पता कहां लेकर जाएं? रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके जाएं। कहां पे लेके जाएं? रिड्यूस इक्विवेलेंट। तो रिड्यूस इक्विवेलेंट पे जब आप ले जाओगे ना, आपको याद है ना पिछले साल एक थ्योरम पढ़ी थी, जो नई मैट्रिक्स आएगी वो बी कहलाएगी और ओरिजिनल ए है। तो जब आप रिड्यूस इक्विवेलेंट में जाते हो ना, तो बी के दरमियान रिलेशन फौरन नजर आ जाता है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। और मजे की बात है कि उसके अंदर पता क्या होता है? रिड्यूस इक्विवेलेंट में वो जो पिविट कॉलम्स होते हैं ना, वही बी के इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं, और जो नॉन पिविट होते हैं वो बी के क्या होते हैं? डिपेंडेंट। यही रिलेशन क्या है? ए में वैलिड होता है। तो फर्ज कर लें अगर वहां पे 1 एंड 3 जो है वो इंडिपेंडेंट है बी के अंदर, तो ए में भी वही होगा। तो यहाँ पे वही कंक्लूजन आएगा कि आपके पास इसका जो है ना, ये जो V13 इज ए बेसिस है। यानी होगा ये कि जब आप इसको लेकर जाओगे ना, तो आपको जो V3 है ना वो नॉन पिविट कॉलम के तौर पर मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉन पिविट B3। और 1 2 4 क्या होंगे? पिविट होंगे। और वही चीज कहाँ आ जाएगी? लेकिन अगर आप इस तरह कर सकते हैं कि इस तरह जरा मुश्किल हो जाएगा ना कि साहब ये उसका मल्टीपल है और वो जनाब अली उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो खैर चलें, इसमें तो 4 वेक्टर है ना, अगर 15 20 होंगे तो क्या होंगे? तो असल चीज वो ये कि ए अप्लाई द रो ऑपरेशन, गो टू द रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बी के अंदर जो क्या कहते हैं जिसको आप, पिविट कॉलम, बी के कॉलम नहीं उठाने हैं, सिर्फ पोजीशन देखनी है कि 1 2 एंड 4। तो वो ए के 1 2 एंड 4 क्या हो जाएंगे? बेसिस होंगी किसकी? डब्ल्यू की। और नंबर है यही डायमेंशन होगा। तो क्या है डायमेंशन? डब्ल्यू
3, ठीक है। तो शुरू कहां से कहानी की थी हमने? 4 से। एंड कहां की है? 3 के ऊपर की है, राइट? ओके, ओके, मेरे ख्याल है आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम ये शुरू करेंगे, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ R3, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।